हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम हिस्ट्री के टॉपिक को अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आज उसी टॉपिक को लेते हुए मैं कुछ आगे बढ़ा हूँ। चूँकि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो है इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। हमने ये भी आपको बताया था कि लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है पाषाण काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, इनका एक टाइम पीरियड हमने बताया था कि अज्ञात से लेके जो है 2500 के बीच का जो समय है वो अपना था पाषाण काल। 2500 से लेके आगे का जो समय हमारा आया 600 ईसा पूर्व, ये जो था ये था आदि ऐतिहासिक काल। और 600 के बाद से आज तक का जो समय आया, मतलब कि 1947 तक का जो समय था, उसे हम क्या बोले थे, तो उसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो आदि ऐतिहासिक काल है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारा ऐतिहासिक काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो ये सब चीज़ें हमने आपसे ऊपर पढ़ लिया था, आपके साथ हमने डिस्कस भी किया था। अब हम इसी टॉपिक को आगे लेते हुए हम उसके अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट डेटा को हम पहले याद करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री को डिटेल्स से पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि कुछ चीज़ें जब थोड़ा हमें पता रहेगा इसके बारे में कि इतिहास क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी, उसी हिसाब से पढ़ने पर जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए हम उस टॉपिक को लेके पहुँचे हैं। जो आदि ऐतिहासिक काल था उसे 2 भागों में बांटा गया था। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक था वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक के समय थी, तो वो 2500 से लेकर 1500 BCE तक, 2500 BCE से 1500 BCE तक के बीच का समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब 1500 खत्म होता है तो 1500 से लेकर 600 के बीच का जो समय है उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। एक को क्या नाम दिया गया, ऋग वैदिक काल, और दूसरे को क्या नाम दिया गया, उत्तर वैदिक काल। ये 1500 से 600 का जो टाइम पीरियड है इसको भी यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के समय की बात करें तो 1500 से लेकर 1000 के बीच का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, ऋग वैदिक काल कहलाएगा। ठीक है, और 1000 से लेकर जो 600 के बीच का समय होगा वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो 1500 से 1000 का जो समय है ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 के बीच का समय जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट आता है, एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आता है। उस टाइम पीरियड का नाम होता है क्या, उस टाइम पीरियड का नाम होता है उस टाइम पीरियड का समय होता है 563 से लेकर 483 का जो समय है वो क्या, गौतम बुद्ध का समय था। यहाँ पर एक धर्म की स्थापना होती है। धर्म का क्या नाम होता है, तो उस धर्म का जो नाम होता है उसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे। इन्होंने एक धर्म की स्थापना की और उसे हिंदू धर्म में सुधार करके ही बनाया था। तो उसे कौन से धर्म के नाम से जाना जाता है, तो उसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। हम बात करें 540 से लेकर 468 के बीच का जो समय है वो महावीर जैन का समय है। महावीर जैन जब इसमें पैदा हुए तो ये भी एक महान विभूति थे। इन्होंने एक धर्म की भी स्थापना की, उस धर्म का नाम था जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व जन्म हुआ और
इन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम था बौद्ध धर्म, और 540 से लेकर 468 के बीच के समय जो है महावीर जैन का समय है, और इन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम है जैन। आगे का समय है 364 से लेकर 321 के बीच एक शासक हुआ जिसका नाम था नंद वंश, और नंद वंश की स्थापना हुई और मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है उसको। वो समय कब से कब तक था ये साम्राज्य का समय? तो 364 से लेकर 321 के बीच का जो समय है वो नंद वंश के मगध पर शासन का समय था। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम वगैरह में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम बात करें तो समय है 322 से लेके 184 के बीच का समय। 322 से लेके 184 के बीच का जो समय है ये मौर्य वंश का समय है। यहाँ पर मौर्य लोग शासन करते थे। मौर्य की बात करें तो 322 से लेकर 184 के बीच का जो समय है उसे बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, अर्थात ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। वो मौर्य वंश का समय है और उसमें अलग अलग शासक हुए। ठीक है, अलग अलग शासन हुए जिसमें प्रथम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के समय में चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। ठीक है, नंद वंश को समाप्त करके चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। उसके बाद उसका लड़का हुआ जिसका नाम था बिंदुसार, उसने शासन किया। बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद बृहद्रथ ये अंतिम शासक था किस वंश का? तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, उसके बाद इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में हमको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं एग्जाम में। आगे आ जाइए 90 BC की बात करें तो 90 BC में भारत पर शक लोगों का आक्रमण हुआ। शकों का आक्रमण कब हुआ भारत पे? तो वो हुआ 90 BC, बिफोर कॉमन एरा के समय भारत पर शकों का आक्रमण हुआ। समय आता है 58 BCE, बिफोर कॉमन एरा। विक्रम संवत की शुरुआत हुई। किस संवत की? विक्रम संवत की शुरुआत हुई। और इस संवत की शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, देखिए 50 BC से लेकर 250 AD के बीच का जो समय है उसे सातवाहन वंश का शासन रहा और 100 AD से लेकर 300 AD के बीच संगम काल का समय था। ठीक है, 100 AD से लेकर 300 AD। अब एनो डोमिनी की बात कर रहे हैं हम, ईसा पूर्व से आगे बढ़ के अब ईस्वी में पहुंच चुके हैं। तो वो 100 AD से लेकर 300 AD के बीच का जो समय था वो संगम काल का समय था और ये इस पर शासन हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। 240 से लेके 550 AD के बीच का समय था गुप्त वंश। ठीक है, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आ रहे हैं, यहाँ पर भी चंद्रगुप्त आ रहे हैं, लेकिन बात अलग है। यहाँ गुप्त वंश है और यहाँ मौर्य वंश। इन चीजों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। यहाँ 240 से लेके 550 AD के बीच का समय गुप्त वंश का था, लेकिन यहाँ हमने एक समय लिखा 319 का जो समय है, ये जो है यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त है इसे माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त है इसे माना जाता है कि जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त का शासन 319 ईस्वी में हुआ, तो इसे वास्तविक संस्थापक माने जाने के कारण ये माना जाता है कि इनका जो शासन था गुप्त वंश का वो 319 से 550 के बीच। लेकिन वास्तविक में श्री गुप्त ने ही इसकी स्थापना कर दी थी 240 ईस्वी में, तो इसलिए गुप्त वंश की स्थापना 240 में हुई थी और किसके द्वारा? श्री गुप्त के द्वारा। लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त है। बात करते हैं 606 AD से लेकर 647 AD के बीच। तो 606 AD से 647 AD के बीच का जो समय है
वो हर्षवर्धन के शासन में था। हर्षवर्धन राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था कहाँ का? कन्नौज का। तो कन्नौज का शासक हर्षवर्धन हुआ करता था। तो उस समय को हम किस नाम से जानते हैं? तो हर्षवर्धन वंश के नाम से जानते हैं। और ये समय था 606 से लेके 647। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है कन्नौज। बात करें 871 एडी से लेके 1173 एडी, तो 871 एडी से 1173 एडी एनोडोबली मतलब कि ईस्वी की बात कर रहे हैं। चोल वंश का शासन हुआ। किसका हुआ? चोल वंश का शासन हुआ यहाँ पे, ठीक है। चोल वंश का शासन हुआ तंजौर में, ठीक है। किस वंश का शासन हुआ? तो चोल वंश का शासन हुआ कहाँ पर? तंजौर में, ठीक है। आगे आता है 916। किसकी बात करते हैं? 916 की। और 916 में जो है चोल वंश का शासन हुआ। 916 की बात करें तो 916 में से लेके 1203 के बीच का जो समय है वो खजुराहो के मंदिर का निर्माण का समय है। इसी समय में खजुराहो में मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम 1000 से लेके 1027 के बीच। 1000 से लेके 1027 के बीच का जो समय है महमूद गजनवी का समय है। किसका है? महमूद गजनवी का समय है। 916 से एडी से 1203 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ। और 1000 एडी से लेकर 1027 एडी के बीच महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? तो इसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। 1191 की बात करें तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद 1194 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? तो आपको पता होना चाहिए ये जो युद्ध हो रहा था ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड तथा मोहम्मद गोरी के बीच हो रहा था। किसके बीच हो रहा था? क्योंकि हम जानते हैं कि 712 में जो है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। कुछ दिन उसने शासन किया। वो उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमण हुए। और वो मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 1000 से लेके 1027 में महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी जो है लास्ट में मोहम्मद गोरी को अपना शासक बनाकर चला जाता है। तो जो मोहम्मद गोरी है ये जो है पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली का शासक हुआ करता था वहाँ पर ये आक्रमण करता है। कौन करता है? मोहम्मद गोरी करता है। कहाँ पर आक्रमण करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। और दिल्ली का उस समय शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर कौन सा जो है आक्रमण करता है? तो मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। पहली बार मोहम्मद गोरी क्या होता है? हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान उसे छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन फिर वह 1192 में फिर आक्रमण करता है। कहाँ पर आक्रमण करता है? तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है दिल्ली पर, दिल्ली में। और उसके बाद क्या होता है? दिल्ली में आक्रमण करता है। उसके बाद ये क्या होता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है और शासक बनता है। चूंकि मोहम्मद गोरी का जो साथ दिया था उसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तो वही जयचंद के साथ भी ये मोहम्मद गोरी बाद में युद्ध कर लेता है। और वो युद्ध कब होता है? तो 1194 में। ये वाली युद्ध किसके बीच हुई? चंदावत का प्रथम युद्ध और चंदावत का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हारता है। चंदावत के युद्ध में जयचंद की पराजय होती है। मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है। उसके बाद बात करें 1216 में, तो 1216 में जो है क्या होता है? तो तराइन का तृतीय युद्ध होता है। उसके बाद समय आता है 1206 का से लेके 1226 के बीच का जो समय है 1206 से लेके 1226 के बीच 1526 के बीच का जो समय है 1206 से
1526 के बीच का जो समय है इसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल एक बहुत लंबा पीरियड है जहां पर मुस्लिमों के द्वारा शासन किया गया था। तो वो जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, GKTSL, ठीक है। सल्तनत काल को GKTSL मतलब कि पहला शासक गुलाम वंश का हुआ, दूसरा जो हुआ खिलजी का हुआ, तीसरा क्या हुआ तुगलक का हुआ, चौथा क्या हुआ सैयद का हुआ, पांचवा क्या हुआ लोधी का हुआ। ये हमने इसको ट्रिक के रूप में लिख दिया है कि आप लोग भूले ना। क्या नाम है इसका, JKTSL। जी का मतलब क्या हो गया गुलाम, के का मतलब हो गया खिलजी, टी का मतलब हो गया तुगलक, यस का मतलब हो गया सैयद, यल का मतलब हो गया लोधी, ठीक है। हम बात करते हैं सर्वप्रथम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। सल्तनत काल में इतने लोगों ने शासन किया। सबसे अधिक जो शासन किया 94 वर्ष शासन किया, और किसने किया, तो 94 वर्ष जो शासन किया वो था तुगलक वंश। और न्यूनतम सबसे कम इनमें से कौन शासन किया, तो इनमें से सबसे कम शासन किया खिलजी ने शासन किया। किसने किया, खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1526 में सल्तनत काल खत्म होने के पीछे कारण कौन था, तो बाबर जो है अरब का निवासी था। वहां से क्या करता है, भारत पर आकर आक्रमण करता है। और किसके ऊपर करता है, तो लोधी वंश के ऊपर करता है। और लोधी वंश को हराकर जो है कौन शासक बन जाता है, तो लोधी वंश को हराकर शासक बन जाता है बाबर। और बाबर की यही युद्ध जो होती है, यही इब्राहिम लोधी के साथ बाबर की युद्ध होती है। इसी के जाना जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आगे का जो समय है वो है विजयनगर साम्राज्य। क्या है, विजयनगर साम्राज्य। आगे का समय जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का समय है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और कब किया था, तो 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। बात करें 1498 ईस्वी में, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट बंदर पार पर पहुंचा। जमोरिन नामक व्यक्ति ने इसका स्वागत किया था, ठीक है। कौन आया, तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत कब आया, तो 1498 में आया। 1326 ईस्वी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। दक्षिण भारत का एरिया है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला। तो यहाँ हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद 1526 से लेकर 1707 तक शासन रहा मुस्लिम वंश का। और उस मुस्लिम वंश को हम साइड में नाम दे रहे हैं भाजसो, मतलब कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और भी शासन रहा 1900, बात कर रहे हैं 1526 से लेकर 1707 तक। लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं 1526 से 1707 तक, यहाँ तक औरंगजेब ने शासन किया। इसका शासन यहीं तक खत्म नहीं हुआ। ये लोग कब तक शासन किए हैं, तो ये लोग 1857 तक शासन किए हैं। लेकिन वो अंग्रेजों के अंडर में आके शासन किए थे। तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, आधुनिक भारत की बात करेंगे जब, तब हम पढ़ेंगे उसको। हम बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे किस वंश के, तो मुस्लिम वंश का जो इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे ये लोग थे, ठीक। इसमें बात करें 1526 से लेकर 1707 तक, तो इसमें आ गया सबसे पहले बाबर शासन किया, फिर हुमायूं किया, फिर अकबर किया, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। 1526 से लेकर 1707 तक बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। इस वंश को किस नाम से जानते हैं, तो मुगल वंश के नाम से जानते हैं। चूंकि ये मुस्लिम थे इसलिए इन्हें क्या कहा गया, मुगल कहा गया। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर ने की, ठीक। हुमायूं जो है उसके बाद शासक बना, फिर अकबर शासक बना, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। यही हुमायूं
यही बाबर जब सर्वप्रथम भारत आया तो इसने किसके ऊपर आक्रमण किया? तो ये जो लोधी वंश है 1206 से लेकर 1526 तक चल रहा था, सल्तनत काल जो चल रहा था, उसमें लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी के ऊपर किसने आक्रमण किया? तो बाबर ने इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण किया और इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर क्या बन गया? शासक बन गया। उसने गुलाम वंश की स्थापना की, 1526 से लेकर 1530 तक रहा। 1530 में हुमायूं शासक बना। हुमायूं भी 1554 तक 55 तक शासन किया। उसके बाद फिर अकबर आया। इस प्रकार इनका शासन क्रम रहा है। तो हम आगे पढ़ेंगे जब डीपली तो उसको समझेंगे। और इस प्रकार इनका शासन जो था 1760 तक। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मध्यकालीन भारत की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। और यहाँ से भी होते हैं 1206 से लेके 1526 सल्तनत काल से भी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जो सल्तनत काल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं तो पानीपत की बात कर। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो इसमें शासक हुआ करता था, कौन हुआ करता था? 1554 के बाद 55 में अकबर शासक बना। 1556 में इसने एक युद्ध लड़ लिया। उस युद्ध का नाम था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कहाँ हुआ? हरियाणा पानीपत में हुआ। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा इब्राहिम लोधी के साथ। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने लड़ा हेमू के साथ। इसके साथ हेमू। अकबर ने किसके साथ युद्ध लड़ा पानीपत का द्वितीय? तो हेमू के साथ युद्ध लड़ा। और 1739 की बात करें तो 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। अब देखो नादिर शाह जो है इसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, 1700 कब किया? 39 में किया, ठीक है। उसके बाद देखो 1760 तक किसका शासन था? औरंगजेब तक। तब तक कोई भी नादिर शाह वगैरह का आक्रमण नहीं हुआ। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आया वास्को डी गामा। उसके बाद 1600 में चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार शुरू की। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने का प्रयास करने लगी और उसने एक युद्ध लड़ लिया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में एक युद्ध लड़ा जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में वो युद्ध हुआ जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 1784 में टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच जो है संधि हो गई। मतलब कि उनके बीच युद्ध जो हो रहे थे, कर्नाटक की युद्ध जो हो रही थी, वो सब आपस में क्या कर लिए? संधि कर लिए, समझौता कर लिए। और 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ। 1799 मैसूर का युद्ध हुआ, ठीक है। 1857 की बात करें तो 1857 में 10 मई से क्रांति शुरू हो गई जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की थी और 10 मई को ये क्रांति मेरठ से आगे चलकर दिल्ली 11 मई को पहुंचती है और ये क्रांति 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीयों को लग गया था कि अब हमको एकजुट होकर हमको अब अंग्रेजों के दबाव में नहीं रहना है, हमको हमारे ऊपर ये लोग दबाव डाल रहे हैं, उसको हमको ख़त्म करना है। लेकिन ये लोग जब युद्ध लड़े तो ये खुद अपने लाभ के लिए युद्ध लड़े, इसलिए सक्सेस नहीं हुए, इनको सक्सेस सफलता नहीं मिली, ठीक। अगर यही ये सोच के लड़ते हैं कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है तो शायद सफल होते, लेकिन सब स्वार्थी लोग थे, अपने ही लिए युद्ध इन्होंने लड़ा। इसलिए जो है जितने भी राजा हुआ करते थे उन्होंने कहीं भी एक साथ मिलकर इस युद्ध को नहीं छेड़ा, इसलिए ये युद्ध क्या रहा? असफल रहा। बात करें 1858 की, लेकिन इसे 1857 को ही
भारत के स्वतंत्रता की प्रथम जो है क्रांति के नाम से जाना जाता है। कि यहीं से आज़ादी की मांग अंग्रेजों से उठने लगी, ठीक है, कि अब हम इनको प्रेशर में नहीं रहेंगे, हमको इनको यहाँ से हटाना है। उसके बाद 1858 में भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। इसी में झांसी की रानी हो गई, तात्या टोपे हो गए, ब्रिटिश कादिर हो गए, ठीक है। यही सब युद्ध 1857 में ही हुई थी, जिसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1858 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। जब 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति उभरी, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो अंग्रेज की महारानी को लगा कि अब ये जो कंपनी है ये शासन भारत पर नहीं कर सकती। कंपनी जो शासन कर रही है, अब ये शासन कमजोर हो रहा है, अब हमको खुद शासन करना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, नए रूल बनाकर 1858 में जो है ब्रिटिश महारानी के द्वारा ये भारत की सत्ता किसके हाथ में ले ली गई, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। अब वहीं सीधे ब्रिटेन से ही शासन की व्यवस्थाएं देखी जा रही थी। और उस समय गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय नियुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और 1861 की बात है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया। 1861 में सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट आया और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया। तो हमको लगा होगा कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, लेकिन हम जाने से पहले इसको एक बार और रिकॉल करवा देते हैं कि ये चीज़ें आपको भूले ना। तो आइए देखते हैं, हमने शुरू किया है 2500 लेकर 1500 बीच, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के समय जो है उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम जानते हैं। इसे बिफोर कॉमन एरा की बात करें, जहाँ तक हमने BCE नहीं लिखा हुआ है वहाँ तक की ये बात बिफोर कॉमन एरा, उसके बाद एनो डोमिनी फिर आगे आएगा, ठीक। तो 2500 से लेकर 1500 बीच का जो समय है सिंधु घाटी सभ्यता, 1500 से लेकर 600 वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 563 से लेकर 483 गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना का समय है। 540 से लेकर 468 महावीर जैन का समय, जैन धर्म की स्थापना का समय है। 364 से लेकर 321 के नंद वंश का शासन है, मगध साम्राज्य की बात हो रही है। 322 से लेकर 184 के बीच का जो समय है मौर्य वंश का शासन है। इसमें 4 लोग शासन करा करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। और 90 BC बिफोर कॉमन एरा से बात करें तो भारत पर शकों के आक्रमण की बात है। 58 BC की बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत की बात है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, मतलब इनके नाम पे ये संवत को रखा गया था। पहले नहीं बनाया गया था, संवत बाद में बनाया गया, चूंकि विक्रमादित्य का जन्म बाद में हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का जन्म बाद में हुआ, तो किसी दूसरे लोगों के द्वारा इन्हीं के मतलब पुत्रों के द्वारा इस समय को बनाया गया, इसे विक्रम संवत माना गया। और वो कब माना गया, 58 बिफोर कॉमन एरा को एक विक्रम संवत माना गया। अगर हमको विक्रम संवत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ईसा पूर्व है, जो एक AD है, उसमें हम 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो हमें विक्रम संवत का पता चल जाता है। 50 BC बिफोर कॉमन एरा से लेकर 250 AD सातवाहन पर दक्कन एरिया वाले में सातवाहन वंश का शासन रहा। 100 AD से लेकर 100 मतलब ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक जो है संगम काल दक्षिण भारत का शासन रहा। 240 से लेकर 550 के बीच गुप्त वंश पे 5-6 शासक हुए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। उसके बाद 606 से लेकर 647 में हर्षवर्धन की बात है, जिसमें हर्षवर्धन जब शासक हुआ करता तब चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। उसके बाद बात करें तो 871 से AD से लेके 1173 AD की बात करें तो यहाँ चोल तंजौर वंश का शासन था। 916 AD से 1213 के बीच में खजुराहो मंदिर का निर्माण हो गया था। 1000 से लेके 1027 के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो है महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और 1191 से लेके 91 में तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ, तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान थर्ड
और गौरी के बीच हुआ, और तराइन जिसमें विजयी हुआ था कौन? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे तराइन के युद्ध में गौरी और चौहान के बीच युद्ध हुआ तो इसमें विजयी हो गया गौरी, और गौरी का दिल्ली पर शासन हो गया। या उसके बाद चंदावर का शासक हुआ करता था जयचंद, तो इसने जयचंद ने गौरी का साथ भी दिया था, किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराने में। तब भी गौरी ने इसको नहीं छोड़ा जयचंद को, और जयचंद की लड़की को भी लेके गया। उसके बाद उसके साथ युद्ध भी किया। उसके बाद 1216 में तराइन का थर्ड युद्ध हुआ। उसके बाद बात करें तो 1206 से लेकर 1526 के बीच सल्तनत काल के जीके TSL के नाम से जाना जाता है। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। सबसे अधिक शासन किया तो तुगलक वंश ने किया, सबसे कम किया तो खिलजी वंश ने किया। 1526 में बाबर भारत में आता है और सर्वप्रथम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करता है और जीतता है और सफल शासन करता है कौन? बाबर। और बाबर ने किस वंश की स्थापना किया? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, और 1336 में विजयनगर साम्राज्य हरिहरपुर ने स्थापना किया, और 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आती है। 1526 से लेकर 1707 के बीच किसका शासन रहता है? तो मुगल वंश का शासन रहता है। 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? तो अकबर BS हेमू के बीच होता है। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। 1757 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है, और एक समय आता है 1761 का। किसका? 1761 का। वहां पर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। हम यहाँ नहीं लिखे हुए हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और वो किसके किसके बीच होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होता है। 1760 में वार्डनिवास का युद्ध होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। 1784 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच संधि हो जाती है। 1799 में मैसूर का युद्ध होता है, उसे मैसूर फोर युद्ध की बात कर रहे हैं। 1857 में 10 मई से लेकर क्रांति शुरू होती है, इसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1858 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो अब भारत पर कौन शासन करेगा? तो ब्रिटिश क्राउन सीधे वहीं से डायरेक्ट शासन करेगा। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट की शुरुआत होती है, जिसे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जहाँ तक हमको लगा होगा कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन इसी डेटा से ही सही हो सकते हैं, और आगे अभी और डेटा भी बचे हैं तो उनको हम आगे आपको उसके बारे में भी बताएंगे और पढ़ाएंगे। आप सभी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।